नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, एक गाय है और गाय का दूध बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। आजकल गाय के दूध का प्रचलन पुनः बढ़ गया है। तो गाय का दूध जो निकालते हैं, उससे पहले उसका जो बछिया होती है या उसकी जो काफ होती है, उसको पहले दूध पिलाया जाता है। और उससे क्या होता है कि गाय के थनों में दूध उतर जाता है और बछड़े का भी पेट भर जाता है। तो दूध काफ़ी ज़्यादा होता है गाय के, तो बचा हुआ दूध है वो घरों में अक्सर निकाला जाता रहा है पिछले कई शताब्दियों से, पिछले काफ़ी लंबे समय से। तो आज जो मुख्य बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि दूध कैसे निकालते हैं, ये आप देख पा रहे हैं दूध निकालने की प्रक्रिया। और गाय को दूध निकालने से पहले एक ये रस्सी जो होती है वो बांधी जाती है, और जिसे न्याणा कहते हैं गांव की भाषा में या देसी भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में। न्याणा मतलब ये होता है कि गाय कई बार पैर उठा लेती है, या कहते हैं ना चिमक जाती है, या हेजिटेट हो जाती है, डर जाती है, तो पैर उठा देती है। तो कई बार देखा होगा आपने कि ये बाल्टी जो रखी है, इस बाल्टी पर वो लात लगा देती है और उससे दूध गिर जाता है, इसलिए ये बांधा जाता है। दूसरा, कई बार बिल्ली है, कुत्ता है ना, ऐसे कोई जानवर आगे आ जाते हैं, तो गाय अपनी रक्षा के लिए, अपने बछड़े की रक्षा के लिए भी कई बार उछल कूद करने लग जाती है। या कोई दूसरा व्यक्ति अननोन आ जाता है, तो गाय तब भी विचलित हो जाती है और पैर उठा लेती है या उछल कूद करने लग जाती है। इसलिए परंपरागत रूप से जब से मैं देखता आया हूँ, गाय को ये न्याणा लगाया जाता है, एक छोटी सी रस्सी बांधी जाती है। तो कुछ गायें ऐसी हैं, देसी गाय भी हैं या दूसरी नस्ल की गायें भी हैं, गिर नस्ल है, राठी नस्ल है, साहिवाल है, काफ़ी नस्लें प्रचलित हैं देश और दुनिया में गाय की। तो कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनमें गाय को न्याणा नहीं लगाया जाता है, यानी गाय को रस्सी नहीं बांधी जाती है। तो लेकिन यहाँ पर रस्सी बांधी गई है, फिर भी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से। अब जो गाय का दूध निकालने के लिए जो मुद्रा प्रयोग की जाती है, आप देख रहे हैं एक उकड़ू आसन होता है ना। आप फ्रेश होते हैं तभी इसी आसन में बैठते हैं, कोई घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तब भी आप इसी आसन में अक्सर बैठते होंगे। तो इस आसन में बैठकर जब आप दूध निकालते हैं, उस समय आप गाय के संपर्क में होते हैं, इससे आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। और जब दूध हम निकालते हैं तो एक मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो वो मुद्रा कौन सी है? देखिए, आदि मुद्रा है, यानी इस मुद्रा के अंदर अंगूठा अंदर है और मतलब जैसे आदि मुद्रा होती है ना, अंगूठा अंदर और अंगुलियां बाहर, इस तरह से ये होता है। अंगूठा अंदर है, उसी के द्वाब से ये दूध निकलता है। मैं निवेदन करूंगा एक बार माता जी से कि धीरे करके दिखाएं, हमें थोड़ा स्लो प्रोसेस दिखाएं। मुट्ठी कैसे बनाते हैं वो दिखाएं। देखिए, ऐसे मुट्ठी बनाते हैं, और कुछ लोग सीधा भी निकालते हैं, एक बार वो भी दिखाइए। देखिए, अंगूठा उसमें बाहर रहता है, तो जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जिनको दूध निकालने की प्रैक्टिस होती है, वो सीधा निकाल भी सकते हैं। लेकिन आदि मुद्रा सर्वश्रेष्ठ होती है, अंगूठा अंदर डाल के हम दूध को निकालते हैं। और दूध हमेशा देखा होगा आपने, एक थन का निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो दोनों जो थन है उनका एक साथ निकाला जाता है। तो दोनों थन लगभग अपोजिट होते हैं, है ना, अपोजिट होते हैं, डायगोनल होते हैं। जैसे विकिरण होता है, डायगोनल होता है, उसी अंदाज में दूध निकाला जाता है। या आप साइड के दोनों थनों का भी दूध एक साथ निकाल सकते हैं। तो दो थन का एक बार निकाला जाता है और दो थन का एक बार दूध निकाला जाता है। चारों थन का एक साथ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर दो व्यक्ति अगर बैठ सकते हैं, दो मतलब एक व्यक्ति उधर बैठता है, एक व्यक्ति इधर बैठता है, तो चारों थनों का एक साथ हम निकाल सकते हैं। लेकिन अमूमन और मोस्टली ज़्यादातर दो थनों से एक साथ दूध निकाला जाता है, और क्योंकि वो सुविधा के लिए अच्छा माना गया है दोनों थनों से। और इस मुद्रा को लगाने से, यानी आदि मुद्रा में दूध निकाला जाता है, तो आपके जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो ठीक होती है।
आपके घुटनों का दर्द ठीक होता है, और आपके जो नकारात्मक विचार हैं, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आप लगभग 10-15-20 मिनट गाय के सानिध्य में रहते हैं, गाय की शरण में रहते हैं, उसके ऑरा के बीच में आप रहते हैं। तो ऐसे दूध निकालने की ये परंपरागत प्रक्रिया है। कुछ लोग आजकल मशीनों से भी दूध निकालते हैं। ये देखो दूध निकाल लिया गया है। कुछ लोग मशीनों से भी दूध निकालते हैं, और वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें हाथ का संपर्क रहता है। और फिर इसके बाद देखते हैं, ये धीरे धीरे न्याणा नॉर्मली खोल दिया जाता है। कोई टाइट नहीं लगाया जाता है, ये न्याणा या ये रस्सी जो बांधी जाती है बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, ताकि गाय को भी कोई पीड़ा ना हो। और दूध निकालते समय जो गाय होती है, देखिए जो काऊ होती है, वो भी अपना चारा जो होता है उसमें तूड़ा भी होता है, और कुछ हरा चारा, घास है, कासनी है, या दूसरे जो चारे होते हैं वो भी डालते हैं। कुछ लोग खल बिनोला डालते हैं, और आजकल तो और भी कई चीज़ें लोग डालने लग गए हैं। इसके डालने का फ़ायदा ये होता है कि गाय चरती रहती है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, और आराम से दूध वो दे देती है। अब हम इस साइंस को भी जानते हैं कि दूध निकालने से पहले उसके बछड़े को क्यों थनों से लगाया जाता है। देखिए, उसका जो बछड़ा होता है उसको थनों से लगाया जाता है, और वो इसलिए लगाया जाता है कि जो बछड़ा जैसे थनों को लगता है तो माँ सोचती है कि मेरा बच्चा दूध पिएगा। और मैंने अक्सर कई वीडियो में बताया है, अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता रहता हूँ कि उससे ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज होने लगता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होने से क्या होता है कि गाय है वो पाउश आती है, यानी उसके थनों में दूध उतरने लग जाता है। तो उसके थनों में दूध उतरने लग जाता है, और फिर वो बछड़ा भी अपना उदर पूर्ति, पेट पूर्ति कर लेता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। और लेकिन एक लिमिट मात्रा में ही दूध को पिलाया जाता है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिलाया जाता है, क्योंकि अगर बछड़ा ज़्यादा दूध पी लेता है तो उसको लूज मोशन या दस्त कहें वो हो सकता है, या उसको कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक लिमिट की मात्रा में 1 किलो, 1.5 किलो, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उस अनुसार उसको दूध पिलाया जाता है। लेकिन लगभग 1 साल से पहले पहले उस बछड़े को दूध छुड़वा भी दिया जाता है, क्योंकि बछड़े में बड़ा बल होता है, बड़ी फुर्ती होती है, बड़ी चटकी होती है। और फिर बचा हुआ दूध निकाल लिया जाता है, और जो फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, गाय को चारा डालते हैं, गाय को नहलाते हैं। लेकिन मैं आपको और भी बता दूं, वो लोग उस दूध को उबाल कर पीते हैं। और कई बार दूध को छोटे बच्चे होते हैं, एक बार ये छोटा बच्चा इधर आए, सुयोग इधर आओ, दोनों इधर आओ। कई बार छोटा बच्चा होता है तो उसके थनों में कई बार सीधी धार भी लगाई जाती है, तो वो धार भी बड़ी अच्छी होती है। एक बार दिखाओ जी कैसे धार लगाते हैं छोटे बच्चों के थनों, मुंह में। तो जैसे ऐसे पकड़ के थन को, और वो बच्चों के मुंह में सीधी धार लगाती है। ऐसे कहते हैं दूध ऐसे पीना अच्छा रहता है कि वो वायु के संपर्क में कम से कम रहे। अगर सीधा आपके मुंह में जा रहा है तो बहुत ही उपयोगी है, कच्चा दूध तो बहुत ही उपयोगी है। और जैसे मैं दिखा दूं आपको कि एक बछड़ा जो होता है या बछिया जो होती है वो बड़ी फुर्तीली होती है। देखिए बड़ी चटकी फुर्ती होती है, उछलती रहती है, एक्टिव रहती है। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए एकदम से अलर्ट रहती है, एक्टिव रहती है। लेकिन मैं वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो कटड़ा होता है, यानी जिसे देसी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में पाड़ा कहा जाता है, वो बड़ा ढीला ढाला रहता है। तो कहते हैं गाय का दूध जैसे पीते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही मतलब बछड़ा एक्टिव रहता है, ऐसे व्यक्ति भी एक्टिव हो जाता है, वो बच्चा भी एक्टिव रहता है। फुर्ती चटकी उसके अंदर रहती है, स्फूर्ति रहती है, उसके अंदर ऊर्जा, उमंग, उत्साह बना रहता है। और गाय का दूध हल्का भी होता है, सुपाच्य भी होता है। वहीं जो कटड़ा होता है भैंस का, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भैंस है ना, बुफेलो। और इसका जो कटड़ा है या कटड़ी है, ये देखिए, ये देखो कितने आराम से बैठा है दूध पीकर। इसमें कोई भी मतलब वो ज़्यादा स्फूर्ति नहीं है, बड़े इजी तरीके से बैठा हुआ है ना। क्योंकि भैंस का दूध है, काफ़ी गाढ़ा होता है, और उससे मतलब कहते हैं ना, निद्रा, घैल, आलस्य, तामसिक प्रवृत्ति हम कह सकते हैं थोड़ी सी उत्पन्न होती है। लेकिन जो पहलवानी करते हैं, जो अच्छी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, तो वो फैटी जो मिल्क होता है, यानी भैंस का जो दूध होता है, वो पी सकते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी हैं, स्टिंग ज़्यादा है,
या आराम से बैठे रहते हैं, उनके लिए गाय का दूध सर्वोत्तम है। तो गाय का दूध आजकल तो रियली में सबके लिए सर्वोत्तम है, अमृत के समान माना गया है। गोदूध को अमृत तुल्य माना गया है, अमृत के समान माना गया है। और गोदूध के बाद उसका मक्खन है वो भी बहुत उपयोगी होता है, फिर उसका घी बनाया जाता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। गोदूध की जो लस्सी होती है वो भी बहुत उपयोगी होती है, उसका जो दही होता है वो भी गुणकारी होता है। तो गाय के जो पंचगव्य की भी हम बात करते हैं तो वो भी इसी में आती है। इसमें हम गोमूत्र का प्रयोग भी करते हैं। पंचगव्य जो होता है यानी उसका दूध है, उसका दही है, उसका मक्खन है या घी है, उसका गोबर है और उसका जो मूत्र है, ये पंचगव्य होता है। इनसे कई साबुन भी बनते हैं जो त्वचा पर लगाए जाते हैं, कुछ औषधियाँ भी बनती हैं। तो गाय का जो गोबर है ये देखिए आप, इससे उपले भी बनते हैं और जो लोग हवन करते हैं उसमें भी अच्छा काम आता है। और जो गोमूत्र होता है वो भी बड़ा ही उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। और गोमूत्र कई प्रकार के जो चर्म रोग हैं उनमें बड़ा लाभकारी है। यानी गोमूत्र के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का प्रयोग होता है। गोमूत्र में आप उसको कहते हैं कपड़ छान करके, जैसे कपड़े की 10-12 तह करके उसमें से छान के लेना चाहिए। और कुछ जगह पर इसका अर्क बना के प्रयोग किया जाता है, यानी गोमूत्र को बॉईल किया जाता है, फिर उसकी जो भाप होती है, स्टीम होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो जैसे जिनको चर्म रोग है, खुजली चलती है या किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, कैंसर तक की जो प्रॉब्लम है, उनको गोमूत्र ठीक कर देता है। तो वो पीना होता है, उसका एक तरीका होता है, वो हम किसी और वीडियो में अलग से बनाएंगे। साथ में आप जब स्नान करते हैं तो उसमें हल्का सा यानी 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम से 100 ग्राम तक आप गोमूत्र डाल के जब आप स्नान करते हैं पानी से, तो वो जल है आपका पवित्र हो जाता है, वो जगह आपकी पवित्र हो जाती है, आपका शरीर पवित्र हो जाता है। क्योंकि आपके शरीर में साबुन है वो नहीं लगाने चाहिए, वो नुकसानदेह होते हैं, उनका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए गोमूत्र से स्नान करने से आपके शरीर में जो पसीना आता है उसकी बदबू भी नहीं आती है और आपका शरीर भी मतलब शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो आजकल कोपैथी का भी प्रचलन बढ़ गया है ना। गोपैथी, जिसे काउपैथी भी कहा जाता है। तो काउपैथी या गोपैथी बड़ी प्रचलन में है, जिसके मैंने बताया ये 5 चीज प्रयोग की जाती है। पहले गायें खुली घूमती थी, यानी गांव में गोचरण भूमि भी होती थी। गोचरण भूमि का मतलब जब गायें चरने जाती थी तो उनके लिए स्पेशल एक जंगल से होते थे, पेड़ पौधे होते थे, घास होती थी, वो सब गाय के लिए होता था। और लेकिन अब गोचरण भूमि लगभग कुछ गांव में समाप्त हो चुकी है, या तो वहाँ पेड़ नहीं है या वो जगह किसी और काम में प्रयोग ले ली गई है। लेकिन आज भी कुछ जगह पर है, लेकिन सभी जगह नहीं है। इसके अलावा कहते हैं कि जब गोधुली का समय होता था तो लोग अपने घरों को लौट आते थे। गोधुली सुना होगा आपने, जब साएं लगभग गाय की धूल उड़ती थी, जब सूर्य लगभग छिप जाता था, सनसेट हो जाता था, उस समय जब गायें वापिस अपने गंतव्य की ओर आती थी, अपने घर पर वापिस लौट आती थी, तो उसे ही गोधुली कहा जाता था। यानी उस समय गायों के आने से वो धूल हल्की हल्की उड़ती थी और सनसेट होता रहता था। तो गोधुली का समय होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता था और उस समय दूध निकाल लिया जाता था। और ऐसे ही गाय को लगभग 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में साएं चारा डाल दिया जाता है। ठीक है, साएं 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। अब सोचिए कितना अच्छा टाइमिंग है गाय का चारा डालने का, या और भी दूसरे पशु हैं जो भी पालतू पशु हैं उनका चारा डाल दिया जाता है। और सुबह भी लगभग 5 बजे के आसपास चारा डाल दिया जाता है। ये देखिए, चारा डालने के लिए एक लाश बनाई जाती है, लाश कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, यानी एक आयताकार या वर्गाकार रूप में एक ईंट की जैसे खेल होती है पानी डालने के लिए, इस तरह से छोटी सी बना दी जाती है। इसके अंदर जो गाय है या भैंस है
वो अपना चारा चर लेती हैं। तो चारा सुबह लगभग 5 बजे डाल दिया जाता है, शाम को भी 3 से 4 बजे के बीच में डाल दिया जाता है। तो मकसद है कि इनको सही समय पर चारा डालना और ये सही समय पर दूध हमें दे देती हैं। क्या हम समय पर खाना खाते हैं? हम पशुओं का तो पूरा ध्यान रखते हैं कि समय पर चारा डाल रहे हैं, लेकिन क्या हम इंसान अपना जो चारा है, अपना जो भोजन है वो समय पर खाते हैं? हम रात को 12 बजे तक खाते रहते हैं, 11 बजे तक खाते रहते हैं, 10 बजे तक भोजन ग्रहण करते रहते हैं। ऐसे ही सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हम 10, 11, 12 बजे तक करते रहते हैं। उससे नुकसान होता है कई तरह के शरीर में। लेकिन पशु देखा होगा इतना अच्छा इनकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो रहती है, रिदमिक जो क्लॉक है वो रहती है कि सुबह लगभग 4 से 5 बजे खड़े हो जाते हैं और उत्सुक रहते हैं कि कब हमें चारा मिलेगा। चारा खा के फिर ये पानी पीते हैं और फिर विश्राम करते हैं, जिसे उगाड़ना कहा जाता है। यानी उगाड़ना मतलब श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखते हैं ताकि खाना आराम से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, उसी दौरान इनका दूध निकाल लिया जाता है। सुबह भी लगभग चारा चरते हुए इनका दूध निकाल लिया जाता है। ऐसे साय 3-4 बजे जब ये चारा चरती हैं, उसके बाद लगभग 5 बजे के आसपास साय इनका दूध निकाल लिया जाता है और फिर ये अच्छे से अपना चारा चर के पानी पिला के ये फिर विश्राम करती हैं, उगालती हैं। गर्मी के मौसम में गाय अक्सर बाहर रहती है, यानी जो पालतू गाय है वो बाहर ही रहती है। और सर्दी के मौसम में इन्हें जो भी इनके कमरे होते हैं, आप देख पा रहे हैं, इनके अंदर इनको बांधा जाता है या इनको रखा जाता है ताकि सर्दी से इनका बचाव हो सके। हाँ, एक रहस्यमय बात और मुझे पता है गाय के बारे में कि गाय को नहलाया नहीं जाता है। जो देसी गाय है उसको नहलाया नहीं जाता है और भैंस को नहलाया जाता है। भैंस को बल्कि 2 बार नहलाते हैं, क्योंकि हमारे भी ये गाय है, मैंने नहीं देखा इसको लगभग नहलाते हैं, लेकिन कभी वीकली या 10 दिन में 15 दिन में नहलाते हैं। और गाय को बारिश में भी बाहर नहीं रखा जाता है। जैसे बारिश का मौसम होता है और ऐसा मतलब कीचड़ का सा मौसम होता है या कीचड़ किसी जगह होती है, वहाँ गाय को पसंद भी नहीं है। गाय को साफ सुथरी जगह पसंद है। कीचड़ में गाय रुकती नहीं है, या जहाँ बारिश हो रही हो ऐसी जगह नहीं रुकती है। अगर ऐसी जगह आपने गाय को रोक दिया या ऐसी जगह है या बारिश ज़्यादा हो गई है, कीचड़ की व्यवस्था है या पानी वगैरह ज़्यादा है, तो गाय दूध नहीं देती है, तो गाय को ये अच्छा नहीं लगता है। तो जबकि भैंस होती है उसको 2 बार नहलाया जाता है, उसको चाहे कीचड़ में रखो, कहीं भी रखो, दूध भी दे देती है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गाय का कलर या तो हल्का सा रेड सा होता है या जैसे जर्सी होती है। आजकल तो जर्सी गाय आ गई है, लेकिन देसी गाय का दूध सर्वोत्तम होता है। ये देखिए बच्चा कैसे उछलता हुआ घूम रहा है गाय का दूध पी के। गाय का दूध पी के उछलता रहता है। किसके दूध पीते हो आप? गाय के। अच्छा, कितना पी जाते हो? बहुत। क्या नाम आपका? वेरी गुड। और कौन पीता है? मैं। कितना? 1 मग्गा। कब कब पीते हो दूध? सुबह शाम। दोनों टाइम पीते हो? हाँ। वेरी गुड। गाय की सेवा करते हो दोनों? हाँ। क्या करते हो सेवा आप? हम उसको चारा डालते हैं और पानी? खिलाते हैं। वेरी गुड। तो देखिए बच्चे भी कितने एक्टिव हैं, इन्हें गाय का दूध अच्छा लगता है। और भैंस का अच्छा लगता है आप लोगों को दूध? हाँ। भैंस का भी अच्छा लगता है, लेकिन गाय का ज्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ। वेरी गुड। ठीक है, लस्सी भी लेते हैं गाय के दूध की, घी भी लेते हैं, मक्खन। गुड। तो गाय को जो मुझे लगता है जो धूप है वो सताती नहीं है, परेशान नहीं करती, क्योंकि भैंस का जो रंग होता है वो सांवला होता है, यानी ब्लैक होता है। तो वो भैंस ज्यादा धूप में रह नहीं सकती है। गाय आराम से पूरे दिन धूप में रह सकती है। और गाय के ऊपर एक कुब्बड़ होता है, कुब्बड़ कुब्बड़ देख रहे हैं आप। ये ऊपर एक कुब्बड़ होता है जिसे थू कहा जाता है, और ये जो सूर्य की किरणें हैं उनको कैच करती है। और यहाँ से सूर्य की किरणें कैच होती है, जैसे कहते हैं ना विटामिन डी हमें नेचुरल मिलता है, तो यहाँ से कहते हैं सूर्य की किरणें अंदर आती हैं। और एक कहते हैं गोल्ड, जैसे गाय का दूध थोड़ा सा पीला होता है ना, हल्का सा पीलापन होता है, तो वो सन रेज की वजह से होता है कि इनमें नेचुरल वो पावर होती है कि वो उनको खींच के अपने दूध तक लेके आती है। और फिर दूध जब हम देखते हैं तो पीला होता है, जबकि भैंस का जो दूध होता है वो एकदम सफेद होता है, एकदम वाइट होता है। तो जो गाय का दूध है वो पीला होता है, उसमें गाय का मक्खन जो या घी जो होता है
वो भी पीला होता है हल्का सा, और उस पीलेपन की वजह से उसमें अधिक क्वालिटी रहती है, अधिक गुण रहते हैं। तो गो घृत के भी कई जगह प्रयोग किए जाते हैं। आपके जो सर में डालने के लिए गो घृत का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शाएं, कई बार आप नेचुरोपैथी में कोई ट्रीटमेंट कराते हैं या नशे करते हैं, है ना, नासिका में कोई लिक्विड डालने की बात होती है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग में गो घृत होता है। गाय का घी डाला जाता है या पंचगव्य होता है, उसको नासिका में डाला जाता है। उससे कई तरह के मनोरोग, नासिका के रोग, दिमाग के रोग, है ना, आंखों के रोग, शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि कोपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, ऐसी चिकित्सा है जिससे कई तरह की बीमारियां, कैंसर से भी भयंकर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ये आज मैंने दिखाया आपको। देखिए, आप गाय के आंखों में कितनी करुणा भी होती है ना, ममतामयी है, करुणामयी है। तो गाय है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है, ये आप देख पा रहे हैं। और कहते हैं जिनका बीपी हाई रहता है या जिनको स्ट्रेस रहता है, वो गाय के ऊपर हाथ फेर सकते हैं ना, ऐसे हाथ फेर सकते हैं। इसकी जो आगे कुब्बड़ है या जो थूम है उसके ऊपर या इसकी पीठ के ऊपर ऐसे 5-7 मिनट गाय को सहला सकते हैं अपने हाथों से। और इसकी जो आगे झालर होती है, गलदर होती है, ये भी एक देसी गाय की पहचान होती है। इस झालर को भी आप ऐसे ऐसे रगड़ सकते हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे झालर जो है इनके, है ना, इसको आप रगड़ सकते हैं झालर को ऐसे, तो वो भी अच्छा माना गया है। इससे आपके अंदर भी करुणा आती है, ममता आती है, कॉन्फिडेंस आता है, और कई तरह के रोग, जैसे मैंने बताया ना, बीपी जो साइलेंट किलर है वो ठीक होता है। इसके अतिरिक्त एक बात मैं और बता दूं कि गाय, कहते हैं कि इसके बीच यहाँ कितने भी बच्चे खेल ले, कहते हैं गाय कभी भी बच्चे के ऊपर पैर नहीं रखेगी, बच्चे को उंगाल के, यानी उससे जंप करके चली जाएगी। बच्चा खेलता रहेगा इनके पैरों में, लेकिन गाय कभी भी बच्चे को पैर नहीं रखती है बच्चे के ऊपर। हाँ, भैंस है या दूसरे जानवर वो बच्चे के ऊपर पैर रख के जा सकते हैं, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना है। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, कि उनकी भीड़ में हजारों बछड़े रख दो और कुछ भी रख दीजिए, बछड़े हैं, बछियां हैं, और उनमें से गाय पहचान लेगी और बछड़ा भी पहचान लेगा कि ये मेरी माँ है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है गाय की। तो इसका मतलब इनमें स्मृति अच्छी होती है। और मैंने कहा ना कि कितना छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, गाय कभी भी बच्चे को मतलब उसके ऊपर पैर नहीं रखती है, या वो बच के निकल जाती है, अपना रास्ता खोज लेती है। तो ऐसे अमूल्य भंडार गाय के अंदर है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। गाय का जो शरीर है, ये मैं तो कहता हूँ हिरण्यगर्भ ही है। जैसे योग में कहते हैं योग की शुरुआत हिरण्यगर्भ ने की है, तो मुझे लगता है गाय अपने आप में एक हिरण्यगर्भ है। अपने आप में सभी देवताओं का निवास इसके अंदर है, और अपने गुणों की वजह से गाय की एक अपनी अलग पहचान है पूरी दुनिया में। सदियों से गाय का दूध पिया जा रहा है, वर्तमान में भी बहुत लोग पीते हैं, और भविष्य में भी इसका दूध पीते रहेंगे। आज भी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, या छोटा बच्चा जो होता है, जिनकी कई बार मदर एक्सपायर हो जाती हैं, या आजकल माताओं के सत्रों में दूध नहीं बनता है, तो उसके लिए भी गो दुग्ध बताया जाता है। कभी नहीं कहा जाता है, कभी भी नहीं बताया जाता है कि आप भैंस का दूध पीजिए। ये तो कॉमन बातें मैंने आपको बताई है ना। कभी बीमार होते हैं या फिर बच्चा छोटा होता है, माँ के सत्रों में दूध नहीं बनता है, या माँ की डेथ हो जाती है, तो उस समय भी डॉक्टर जो लोग होते हैं आज भी गाय का दूध ही बताते हैं, ठीक है। या कई बार वैद्य जो होते हैं, जब बीमारी जब होती है, तो उस बीमारी के निवारण के लिए भी कुछ औषधियां घी के साथ बताते हैं, कुछ औषधियां गाय के दूध के साथ बताते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पिछले लगभग 30-35 सालों से देख पा रहा हूं कि हमारे घर में गाय रही है, तो यहाँ लोग लगभग मतलब कई गांवों के लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर से दूध लेने के लिए आते थे कि वैद्य जी ने हमें या डॉक्टर ने हमें ये औषधि दी है और ये बताया है कि ये दूध गाय के दूध के साथ लेनी है, और उन्हें गाय का दूध ही सेवन करना है। तो ये मैं सदियों से देखता आ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम विस्तार से जानेंगे और बातें। तो आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।